नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में होम डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं और इसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह वादा भी किया था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में तरमीम लाने की कोशिश वो करेंगे, यानी संशोधन लाने की कोशिश वो करेंगे। ये भी कहा गया था कि ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर से वापस ली गई हैं, उन ताकतों को रिस्टोर कैसे किया जा सकता है, ये कोशिश भी हम लोग करेंगे। ऑटोनॉमी का जिक्र भी इस मैनिफेस्टो में हुआ था। ऑटोनॉमी के साथ साथ में पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक करने की बात भी हुई थी और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अलावा जो लोग कैदोबंद में हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उन्हें आज़ाद कराने की बात भी हुई थी। यानी वो तमाम बातें हुई थी जिन तमाम बातों पर जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर वादी कश्मीर में सियासत होती है। लेकिन 3 महीने गुजर चुके। आप कमाल देखिए कि मामला 3 महीने पहले शुरू हुआ था रिजर्वेशन को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, और वहां से ये मामला आते आते अब ये मामला इस वक्त आया है रिजर्वेशन के ऊपर जो बवाल हुआ है और जिस बवाल के चलते आगा सैयद रूहुल्ला अलग अलग जगह पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। आगा सैयद रूहुल्ला इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि अगर वादी कश्मीर के लोगों को ये लगा कि उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली के सामने झुक गए हैं और वो नई दिल्ली के कहने पर काम कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला की जो एक्सेप्टेबिलिटी वादी में है वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला बागी की तरह बिहेव करेंगे तो ही जाकर वादी के लोग ये समझेंगे कि जो कुछ वादी से छीन लिया गया है, उमर अब्दुल्ला उसको वापस लाने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे हैं। इसके फौरन बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में ये कहा, मरकज़ के साथ हम लोग लड़ाई नहीं ले सकते, जिसे लड़ाई करने का शौक़ है वो लड़ाई करे, हम मरकज़ के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर का कुछ अच्छा किया जा सके। इसका मतलब कुल मिलाकर कहानी ये हो गई है कि जहां पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश ये होनी चाहिए थी कि जो वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किए हैं उन वादों को पूरा करने की कोशिश की जाए, वहां बातें आकर खत्म हुई हैं रिजर्वेशन के ऊपर, एज रिलैक्सेशन के ऊपर, नौजवानों के मुद्दों के ऊपर, और वहां 12 सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली पर आकर बातें खत्म हुई हैं। और कमाल ये भी देखिए, कोई जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के अंदर तरमीम की बात नहीं कर रहा, कोई पीएससी को रिवोक किया जाएगा उसके लिए धरना देने की बात नहीं कर रहा। बात ये की जा रही है कि 370 के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। ये आपको थोड़ा अचंबा नहीं लगता? आर्टिकल 370 को लेकर सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ी कहानी थी 1996 से लेकर 2002 तक की जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस लेजिस्लेटिव असेंबली ने ग्रेटर ऑटोनॉमी का, माफ कीजिएगा, ग्रेटर कश्मीर का नाम मुंह से निकल गया, ग्रेटर ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन असेंबली में लाया। उस रेजोल्यूशन को लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मिलकर पास किया और उसके बाद मरकज को भेजा। मरकज ने उस पर एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाई भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की एनडीए सरकार ने। उसके बाद उस कमेटी का क्या हुआ कोई पता नहीं चला। मरकज में 10 साल कांग्रेस यूपीए की शक्ल में कांग्रेस बरसद इख्तिदार रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2009 से 2014 तक कांग्रेस की हिमायत में जम्मू कश्मीर में सरकार चलाती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन 6 सालों में एक बार भी कांग्रेस से ये नहीं पूछा कि जो रेजोल्यूशन हमने दिल्ली साल 1999 के बाद पास करके भेजा था, जिस पर मरकज ने एक कमेटी बनाई थी, मरकज का मतलब मरकज है, बीजेपी कांग्रेस नहीं है। उसके बाद आपकी सरकार 2004 से 2009 तक रही, उस पर खामोशी, फिर 2009 से लेकर 2014 तक उस पर खामोशी, और आज तक उस कमेटी की सिफारिशात क्या थी, क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी या नहीं दी, उस कमेटी का उस रेजोल्यूशन को लेकर क्या कहना था, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं मांगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आर्टिकल 370 को लेकर वो सबसे बड़ा काम था जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने तब किया था जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी। तो जब उस काम की कोई खैर खबर नहीं, उसके बाद जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, उस पर भी कोई बातचीत नहीं, उस पर भी मुकम्मल तौर पर खामोशी। 200 यूनिट फ्री बिजली की बात आई तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनाब 200 यूनिट फ्री का उनको तब देंगे जब
तमाम लोगों के घरों में मीटर लग जाएंगे। अब जब तक 21 लाख कंज्यूमरों के घर में मीटर नहीं लगेंगे तब तक 200 यूनिट फ्री नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वो 6-7 लाख के करीब करीब लोगों को मिलेगी। और ये 6-7 लाख लोग शहरों में रहते हैं बेशतर, और शहरों में इनकी जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उस पर इन लोगों की बड़ी फिक्रमंदी है, यानी बड़ी सूझबूझ के साथ ये लोग बिजली कंज्यूम करते हैं। तो 14 लाख कंज्यूमरों को आप 200 यूनिट फ्री कैसे देंगे? वो उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी कह दिया, जहां मीटर होगा वहां मिलेगा, जहां मीटर नहीं है वहां कुछ और सोचना पड़ेगा, वहां जरा मामला मुश्किल है। तो मतलब कहने का ये कि आगा सईद रूहुल्लाह साल 2002 से लेकर 2008 तक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, 2009 से 2014 तक वजीर थे, मिनिस्टर थे, और पावरफुल ताकतवर मिनिस्टर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट के। उन्होंने भी अपनी सरकार से ये नहीं पूछा कि जनाब वो ग्रेटर ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जो हमने 1999-2000 में पास करके मरकज में भेजा था, 10 साल यूपी ने उसको उस रेजोल्यूशन को लेकर क्या किया। उन 6 सालों में किसी भी दिन आगा सईद रूहुल्लाह ने यह भी नहीं पूछा कि उमर अब्दुल्ला ने 2006 और 2002 और 2008 के बीच में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में जम्मू कश्मीर में थी तो उमर अब्दुल्ला ने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात की थी। 2009 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इख्तियार रही, आगा सईद रूहुल्लाह मिनिस्टर भी थे, लेकिन उस वक्त उनका ज़मीर नहीं जागा। उन्होंने नहीं पूछा ये सवाल कि जनाब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन आप कब तक कायम करेंगे, और अगर आप कायम नहीं करेंगे तो मैं गुपकार रोड के ऊपर आकर आपके घर के बाहर धरना दूंगा। 2009 और 2014 के बीच में बहुत सारे हालात जम्मू कश्मीर में बने, ऐसे हालात बने जिन हालात में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इख्तियार थी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और आगा सईद रूहुल्लाह कैबिनेट मिनिस्टर थे। उस वक्त उनका ज़मीर नहीं जागा, उन्होंने इस्तीफा देना सही नहीं समझा। उन्हें उस वक्त नहीं लगा कि मैं एक मजबूत स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मेरे होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, चलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा क्योंकि ये हुकूमत जो कर रही है मैं इस करने के साथ सहमति नहीं रखता। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक एक कमाल का चैप्टर है, जिस कमाल के चैप्टर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हर वक्त आप सुनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उन तमाम चीजों के लिए पीडीपी जिम्मेदार है, और वो कहते हैं कि अगर पीडीपी बीजेपी को बरसर इख्तियार नहीं लाती जम्मू कश्मीर में तो आर्टिकल 370 हटता नहीं। तो इसका मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा ने बात कही थी कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश हमने 2014 में की थी, इसका मतलब उसमें कोई सच्चाई है, वरना दूसरी कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। और अगर आपको लगता था कि बीजेपी आई क्यों जम्मू कश्मीर में, एक बड़ा सवाल है। बीजेपी इसलिए जम्मू कश्मीर में बरसर इख्तियार आई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को हिमायत देने की कोई बात 2014 में नहीं की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ होते तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनती, लेकिन बनी। उसके बाद एक और कमाल की बात देखिए, 5 अगस्त 2019 से पहले साल 2018 में ही पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में गिर चुकी थी। यहां पर पहले गवर्नर रूल और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल। उस गवर्नर रूल के दौरान मई 2019 में चुनाव हुए, उन चुनाव में दोबारा से बीजेपी की जीत हुई। मरकज में, सेंटर में पहले होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, उसके बाद होम मिनिस्टर बने अमित शाह के होम मिनिस्टर बनने के बाद जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया। अब आप इस पीरियड के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोग, मोहम्मद अकबर लोन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, ये 3 लोग थे जो मेंबर पार्लियामेंट थे, यानी लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट ये 3 लोग थे। इन 3 लोगों की जिम्मेदारी ये बनती थी कि ये बड़े दमखम के साथ आर्टिकल 370 और उसकी अमेंडमेंट को लेकर वहां पर बात करते। लेकिन उन 3 सालों में, अपने 5 सालों में उन्होंने कितनी बात की है वो आप लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर मालूम कर सकते हैं। आप लोकसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 5 सालों का मोहम्मद अकबर लोन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने वहां क्या कुछ कहा वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और अगर
आर्टिकल 370 के अमेंड होने से और जम्मू कश्मीर के दो यूनियन टेरिटरी में तब्दील होने से इतना ही मलाल और इतना ही दुख नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को था, जितना मलाल और जितना दुख जिसकी बात आज वो करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी वो पीडीपी के ऊपर डालते हैं, तो तीनों एमपी चाहते तो इस्तीफा दे देते, इस्तीफा देकर वापस आ जाते, कहते हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे जिस पार्लियामेंट में जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कानून पास किया गया और जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद अगर वो ये कहें कि नहीं जरूरी था कि हम चलो कम से कम जम्मू कश्मीर की कोई बात तो पार्लियामेंट में करते, रिकॉर्ड आपके सामने है कि जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी के अलावा बाकी दोनों पार्लियामेंट के मेंबरान ने कितनी बात 370, 35A रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर या उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुई या उस वक्त जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स आए या कानूनों में जो तरमीमें हुई, कितनी बातें उन लोगों ने कही हैं, वो तमाम रिकॉर्ड जो है असेंबली में मौजूद है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है किसी एक पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी डालना और किसी एक पार्टी को मुजरिम ठहराना गलत बात है। मरकज में आप भी थे, आप बरसर इख्तिदार तो नहीं थे लेकिन बरसर कुर्सी थे, आप कुर्सी पर बैठे हुए थे। आप चाहते तो आप तीनों जगहों से इस्तीफा देते, इस्तीफा देकर घर आ जाते और ये कहते कि हमें ये काबिल कबूल नहीं, इसीलिए हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हैं। उन हालात में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडर, जिसमें आगा सईद रूहुल्लाह भी आते हैं, किसी ने लबकुशाई तक नहीं की, इतनी बात तक नहीं कही कि जनाब हम अपने तीनों लीडरों से गुजारिश करते हैं, तीनों एमपी से गुजारिश करते हैं आप इस्तीफा दे दें, अगर आप नहीं देंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। तब भी आपने बात नहीं की, तब भी आप खामोश रहे। और अब अचानक साल 2024 में सारा बोझ आपने अपने कांधों पर ले लिया है। और ये सारा बोझ इस चीज का है कि जनाब आप बागी हो जाएं, बगावत कर लें, तभी बात बनेगी। जबकि आप जानते हैं कि मरकज में जो बरसर इख्तिदार इस वक्त जमात है उसमें एक ताकतवर होम मिनिस्टर है, एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है जो जानते हैं हमें क्या करना है, जो वावेले से, शोर से, हंगामे से, धरने से, प्रदर्शन से, हड़ताल से डरने वाले नहीं हैं, जो कन्विंस्ड हैं, जो कुछ उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया उसको लेकर वो कन्विंस्ड हैं, जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया। जब आपका मुकाबला इस तरह के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से हो तो आप वो रास्ता पकड़ते हैं जिस रास्ते के जरिए आप उन दोनों को कन्विंस कर सकें कि जम्मू कश्मीर में हालात अब बहुत अच्छे, बहुत बेहतर हो गए हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस दी जानी चाहिए। और उसके बाद जिन हुकूक की बात आप करते हैं, रिजर्वेशन की, बाकी तमाम मामलात की, ये मामूली मामलात हैं, ये मामूली मामलात एक चीफ मिनिस्टर के लिए, खासतौर पर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए। यूनियन टेरिटरी में मामला यही रहेगा। लेकिन कहानी यही है, अगर आपको समझ में आ जाए कि मैनिफेस्टो में जो बातें जिन पर सवाल किया जाना चाहिए था उन बातों पर कोई सवाल नहीं है और एक लड़ाई और एक झगड़ा, उस लड़ाई और उस झगड़े में लोगों को इतनी शिद्दत के साथ इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि यूं महसूस होता है कि इसी लड़ाई और इसी झगड़े से, इसी फसाद से जम्मू कश्मीर में इनकलाब बर्पा होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बात बिल्कुल सही कही, उन्होंने कहा मरकज से लड़ने से कुछ नहीं बनेगा, मरकज के साथ चलने से बात बनेगी। अगर लीडरों की मंशा वाकई ये हो कि मरकज से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले तो फिर लीडर उस मिजाज को पैदा करने की कोशिश करेंगे जिस मिजाज में इस तरह का एक माहौल पैदा हो। मैं देखता हूं ट्विटर के ऊपर वो तमाम लोग, बेशतर उनमें से वो लोग हैं जिन्हें आज़ादी से बहुत मोहब्बत थी, वो लोग जो ख्वाब देखा करते थे, वो लोग अचानक से दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो स्पेस पहले सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को जो लोग पहले रिप्रेजेंट किया करते थे, अब शायद वो काम आगा सईद रूहुल्लाह करेंगे। साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल कोशिश उसी तरफ है। वरना अगर मामला सिर्फ और सिर्फ मरकज से स्टेटहुड लेने का और जम्मू कश्मीर के हुकूक लेने का होता तो तमाम जमातों को इकट्ठा करके आप दिल्ली सरकार के पास जाते, दिल्ली दरबार में पहुंचते और कहते कि जनाब हमें स्टेटहुड चाहिए। और ये मामला कश्मीर का नहीं, बडगाम या ये कुपवाड़ा का या ये अनंतनाग का मामला नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मामला है और इसमें हम सब लोग इकट्ठे हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो फिर जो लोग कहते हैं
کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ سیاست ہے، اور یہ کوری سیاست اس لیے ہے تاکہ لوگوں کا دھیان آپ کے مینیفیسٹو سے ادھر ادھر چلا جائے۔